हेलो एवरीवन। हमने अब तक जो देखा, क्या देखा, सेल के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। हमने सेल वॉल तक पढ़ा। अब सेल वॉल के आगे जो हम पढ़ेंगे वो है सेल मेम्ब्रेन। तो हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। अगर आप देखेंगे जो सेल वॉल है उसकी जो जस्ट बाद का जो लेयर होता है वो होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है आपको किस में मिलेगा? सभी लिविंग सेल्स में मिलेगा, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव जंतु हो, इन सभी में क्या होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अगर हम जंतुओं की बात करें तो उसका जो सबसे आउटर लेयर ही होता है वो किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन का बना होता है। ठीक, किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन का, कोशिका कला से निर्मित होता है। इसी को सबसे पहले स्वान ने, स्वेडन एंड स्वान जो हमने पढ़ा था इससे पहले कोशिका सिद्धांत में, तो स्वान ने देखा और उन्होंने क्या पाया कि जंतुओं के जो बाहर एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी झिल्ली होती है, जिसे उस समय उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया, कि उन्होंने नहीं बता पाया कि क्या है करके। बाद में जब पता चला तो क्या निकला? वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आपका क्या है? सेल मेम्ब्रेन था। और उसी को हमको आज देखना है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो कि क्या है? आपके जितने भी लिविंग सेल्स हैं उन सब में प्रेजेंट होता है। ठीक, वनस्पति में सेल वॉल के बाद ये सेकंड लेयर होता है, और जंतुओं में जो सबसे आउटर लेयर होता है वही आपका क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन जो शब्द है उसको किसने दिया है? नागेली एंड क्रेमर ने इस शब्द को दिया है। ठीक, द टर्म सेल मेम्ब्रेन गिवन बाय नागेली एंड क्रेमर। ओके, इसको हम लोग और अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या? प्लाज्मा लेमा। ठीक, इसको हम लोग और क्या जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो तीन चीजें याद रखिए। सेल मेम्ब्रेन जो टर्म है वो दिया नागेली एंड क्रेमर ने, और इसको हम प्लाज्मा लेमा या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखिए इसका नेचर क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी प्रकृति किस तरह की है, किस तरह का स्ट्रक्चर है। तो सेल मेम्ब्रेन को आप देखेंगे तो ये कैसा है? थिन, पतली है, इलास्टिक नेचर का है। ठीक, ये कैसा है? इलास्टिक नेचर का है, और ये सेलेक्टिव परमिएबल है। ठीक, तो हम जो देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन, एक तो ये पतली है, ठीक, झिल्लीनुमा संरचना है, पतली है, और इलास्टिक नेचर का है। ये बैंड हो सकता है, जैसा कि हमने सेल वॉल में देखा वो कैसा है? नॉन इलास्टिक नेचर का है, रिजिड है, रफ एंड टफ है। लेकिन ये जस्ट कैसा है? थीन है, इलास्टिक नेचर है, सेलेक्टिव परमिएबल है। सेल वॉल कैसा था? सेमी परमिएबल था। तो सेलेक्टिव परमिएबल कहने का क्या मतलब है? सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब ये है कि ये सभी चीज़ों को अपने से आर पार जाने नहीं देगा, ये केवल कुछ चयनित चीज़ों को ही अपने से गुजरने देगा। तो क्या कर रही है? साइटोप्लाज्म में आयनों एवं विभिन्न प्रकार के अणुओं के आने और जाने पर नियंत्रण रखता है। तो साइटोप्लाज्म में जो भी आयन्स आएंगे या अणु आएंगे उन सबका कंट्रोल कौन करेगा? नियंत्रण कौन करेगा? ये आपका जो होगा कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये सभी चीज़ों को जाने नहीं देता। ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म में आयन और अणुओं के कंसंट्रेशन को नियंत्रित करता है। ठीक, यहाँ से कितने अणु आएंगे और कितने अणु जाएंगे वो उस साइटोप्लाज्म में उसका क्या करेगा? ये नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन? ये सेल मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है पूछेंगे तो क्या बताओगे आप? सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ओके, अब जो हमको देखना है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देखिए, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, और हर बार क्या हुआ? कुछ कुछ नई थ्योरी आती गई और उसमें नया नया विकास होता गया। जो सबसे पहली थ्योरी आई वो किसने दिया? लाइपोइडल थ्योरी थी। क्या थी? लाइपोइडल थ्योरी, जो कि 1902 में आया। और इसको किसने दिया? ओवरटन ने दिया था। ओवरटन ने 1902 में लाइपोइडल थ्योरी दी। वो क्या बोलते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। ठीक है, जो सबसे पहली थ्योरी आई लाइपोइडल थ्योरी, ओवरटन ने दिया 1902 में। उन्होंने कहा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड आया आपकी सैंडविच मॉडल या ट्राई लेमिनार मॉडल। ठीक, उसके बाद 1935 में आया एक मॉडल जिसको हम बोलते हैं सैंडविच मॉडल या ट्राई लेमिनार मॉडल। सैंडविच मॉडल क्या है कि ये सैंडविच की जैसे दिखने वाला मॉडल है। देखिए, इसमें जो पहला लेयर है और लास्ट लेयर है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, और इसके बीच जो होता है एक लिपिड की लेयर होती है। जैसे हम लोग सैंडविच को देखते हैं, ऊपर और नीचे दो ब्रेड होता है और अंदर में उसका मटेरियल भरा होता है। तो वैसे ही क्या बोलता है कि ऊपर और नीचे वाला जो लेयर है वो प्रोटीन है, और बीच वाला जो लेयर है वो क्या है? लिपिड है। एक कौन सा दिया? सैंडविच मॉडल है, ट्राई लेमिनार मॉडल है, जिसको डॉटसन एंड डेनियल ने दिया था। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? PLLP बोल सकते हैं, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ठीक, तो PLLP भी बोलते हैं इसको। ये हो गया सैंडविच मॉडल। इसके बाद तीसरा जो मॉडल आया वो है आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
ठीक। तीसरा जो मॉडल आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जो कि 1959 में आया, रॉबर्टसन ने दिया, और उन्होंने जो सैंडविच मॉडल है उसको स्वीकार किया, और उन्होंने केवल एक बात जोड़ी कि सभी सेल मेम्ब्रेन एक जैसी होती हैं। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक है जीव है या यूकैरियोटिक है सेल से, उन सब में जो मेम्ब्रेन होता है एक जैसा ही होता है। ये किसने कहा? रॉबर्टसन ने, ठीक। और इन्होंने एक चीज़ और बताई, वो बताया कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो 50 एंगस्ट्रॉन से 215 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, ठीक। 50 एंगस्ट्रॉन से 215 एंगस्ट्रॉन के बीच में होता है, और 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 3 थ्योरी जो आई, ये क्या बोल रहा है? पहला लाइपोइडल थ्योरी, जिसने कहा कि वो लिपिड का बना होता है। दूसरी थ्योरी है सैंडविच, उसने क्या कहा है? 2 प्रोटीन के बीच में एक लिपिड का लेयर होता है। और तीसरा जो कहा, उसने सैंडविच को जो थ्योरी दी थी उसको एक्सेप्ट किया, और उसमें केवल एक शब्द जोड़ा कि जो प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है उन सब में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सब सेम होता है, ठीक। और उन्होंने सिर्फ थिकनेस को बता दिया। उसके बाद इन सब थ्योरी को काटते हुए एक नई थ्योरी आई, जिसको हमने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो थ्योरी थी इन सब थ्योरी का क्या था? काट था, ठीक है। इन सब थ्योरी को रद्द कर दिया गया, और जो सबसे लेटेस्ट थ्योरी है हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, 1972 में आया, जो किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक। सिंगर एंड निकोलसन ने दिया। ये क्या बोलता है सिंगर एंड निकोलसन? कि प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये क्या कहा? जो फॉस्फोलिपिड का सागर है उसमें प्रोटीन जो है वो आइसबर्ग की तरह तैरते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, उसमें जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एक समुद्र की तरह है, और जो प्रोटीन है आइसबर्ग की तरह, या बोल सकते बर्फ़ के टुकड़े की तरह उसमें तैरता रहता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? जो आइसबर्ग होगा या प्रोटीन होगा, ये एक जगह फिक्स नहीं है, ये इसका जो पोजीशन होगा वो चेंज होता रहता है, ठीक। इसका जो पोजीशन होगा वो चेंज होता रहता है। देखिए ये फॉस्फोलिपिड का सागर है, जिसपे क्या है? ये आइसबर्ग है, जो कि क्या है? प्रोटीन है, ठीक। जो कि क्या है? प्रोटीन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है, और उसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं। ये हमको किससे पता चला? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पता चला, ठीक है। ये जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? ये जो फॉस्फोलिपिड का लेयर है उसमें क्या होगा? आपका प्रोटीन अटैच्ड है, ठीक है। ये जो हमने क्या कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड जो है एक सागर की तरह है, जिस पे ये प्रोटीन जो होगा वो आइसबर्ग या बर्फ के टुकड़े की तरह क्या होता है? तैरता रहता है, ठीक है। तो ये जो होगी, इनकी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? चेंज होती रहती है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है, जो क्या करेगा? इसको सेचुरेटेड और अनसेचुरेट करता रहता है। सेचुरेट कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर होगा सेचुरेटेड फैटी हो जाएगा, सेचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसके कारण क्या होगा? ये स्टिकी नेचर का होगा, तब ये क्या होगा? नॉन मूवेबल होगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन जब क्या होगा? ये अनसेचुरेटेड फैटी होगा, यानी कि तब क्या होगा? ये मूवेबल नेचर का होता है, ठीक। ये किसके कारण होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के कारण जो होता है इसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, जिसके कारण क्या होगा? ये जो प्रोटीन है इस फॉस्फोलिपिड पर क्या होगा? तैरता रहेगा, ठीक। ये क्या है? आपका फॉस्फोलिपिड, और ये क्या है? आपका प्रोटीन। ये कैसी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन है, इंटीग्रेट प्रोटीन है, और भी बहुत सारे टाइप की प्रोटीन हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज अ मोज़ेक ऑफ प्रोटीन इन फ्लूइड लिपिड्स, ठीक। अब इसके बाद जो हमको देखना है वो है आपका लाइसोसोम, ठीक। लाइसोसोम की अगर हम लोग बात करें तो लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? डी डवे ने, ठीक। लाइसोसोम की जो डिस्कवरी की डी डवे ने की है, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। लाइसोसोम जो होगा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एनिमल सेल्स में देखने को मिलेगा। एनिमल सेल्स में तो प्रेजेंट होगा ही, और कुछ लोअर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर से क्या होता है? लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम लोग हायर प्लांट्स की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म कहने का मतलब है क्रॉप प्लांट्स, वहाँ आपको क्या करेगा? ये लाइसोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ लाइसोसोम का फंक्शन कौन कर रहा होगा? तो लाइसोसोम का फंक्शन जो होता है, वहाँ जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो लाइसोसोम की तरह काम कर रहे होंगे। तो मैंने क्या कहा? हायर प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म यानी कि क्रॉप प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है, और वहाँ जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होते हैं वो लाइसोसोम की तरह काम करते हैं।
किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लाइसोसोम की। आपने हमेशा सुना होगा कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग बोलते हैं या आत्मघाती थैलिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो होता है क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इसका पीएच बहुत लो होता है, यानी कि बहुत एसिडिक नेचर का होता है। और जब किसी कारण से क्या होता है, लाइसोसोम से ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है बाहर आते हैं तो क्या करेगा? कोशिका को नष्ट करते हैं। तो जो भी डेड कोशिकाएं हैं वो तो इसी लाइसोसोम के कारण नष्ट होती हैं। कई बार ये अच्छी कोशिकाओं को भी नष्ट कर देता है किसी कारणवश, अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाए तो। ठीक, तो लाइसोसोम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका निर्माण कैसे हुआ? कोशिका विभाजन के समय ये क्या होगा? गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका निर्माण होता है। तो ये याद रखेंगे कि इसका निर्माण गोल्जी काय अथवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। ओके, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटीन का डाइजेशन करना। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन डाइजेशन। लाइसोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन करना। तो लाइसोसोम में जानने लायक बात ही थी, तो डिस्कवरी क्या है, किसने किया, ये याद रखिए। डी डवे ने किया। सुसाइडल बैग बोलते हैं, ये सबसे कॉमन पॉइंट है जो हमको याद रखना है। और इसके अंदर जो होता है वो क्या होता है आपको याद रखना है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ये सिंगल लेयर होता है और उसके अंदर ये गोलाकार हो सकता है, अनियमित आकार का होता है और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती हैं। जितने भी एंजाइमेटिक क्रियाएं करने वाली कोशिकाएं हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कौन? लाइसोसोम भर भर के प्रेजेंट होगा। ठीक है, चाहे वो आपका अग्नाशय हो, ठीक, या आपका किडनी हो, वहाँ पास आपको क्या होगा? इस लाइसोसोम को आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी सेल जहाँ पास भी एंजाइमेटिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। एक तो ये बात होगी। अब जो हमको समझना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसकी डिस्कवरी किसने की है? इसकी डिस्कवरी की है के.एल. पॉटर। ठीक है, हैरी पॉटर से याद रख सकते हैं कि हैरी पॉटर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, लेकिन वो हैरी पॉटर नहीं है, के.एल. पॉटर है। तो आप पॉटर याद रखिए कि पॉटर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। ओके, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है आपको कहाँ अटैच होने को देखने को मिलेगा? हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल के अंतः वाला जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और उस मेम्ब्रेन में अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म भरा होता है और उस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है आपका क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होगा इसमें बहुत से छिद्र होते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या अटैच्ड है आपका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या है? अगर इसका काम देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो ये जो न्यूक्लियस द्रव्य है, ठीक है, ये जो कोशिका द्रव्य है, सॉरी केंद्रक द्रव्य है और साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है, इनके बीच ये आदान प्रदान का काम करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इनके बीच एक लिंक है, लिंक का काम करता है। कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म से आपका जो ये केंद्रक द्रव्य है उनके मध्य जो आयनों का आदान प्रदान होगा उसका नियंत्रण का काम कौन करेगा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको कहाँ एब्सेंट देखने को मिलेगा? आरबीसी में। ठीक है, जो आरबीसी होता है मेमल्स का, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वहाँ पर आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट मिलेगा। एज वेल एज जीवाणु या नील हरित शैवाल जो होते हैं वहाँ पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। एक बात ये हो गई। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं कि ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके जो यहाँ पर जो लगा हुआ है आपको दिख रहा है रेड रेड डॉट्स में जो मैं लगा कर रखा हूँ वो क्या है? आपका राइबोसोम है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड होता है वो क्या हो गया आपका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम है ये क्या काम करता है? ये राइबोसोम काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक, तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहाँ क्या हो रहा होगा? प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा होगा। उसके बाद देखिए ये जो राइबोसोम अटैच्ड होता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो किसकी मदद से होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की मदद से होता है। ठीक है, मैंने एक काम बता दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? पैंक्रियास में मिलेगा, अग्नाशय में देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा है एक इस साइड देखिए, यहाँ हम इसको बनाए हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब किससे अटैच्ड है? न्यूक्लियस से अटैच्ड है। ठीक,
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपका राइबोसोम अटैच्ड नहीं है, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है, ये क्या प्रोडक्शन करता है, फैटी एसिड्स का, लिपिड्स का, ठीक है, वैक्स का, ये उसका प्रोडक्शन करता है। देखिए यहाँ तो लिपिड, ऑयल, वैक्स, फैटी एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, टेस्टोस्टेरोन, ओवरी, है ना, यहाँ आपको क्या मिलेगा, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स देखने को मिलेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स में देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम है लिपिड, ऑयल, वैक्स, फैटी एसिड, स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। दूसरा, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ हो रहा था क्योंकि यहाँ पास राइबोसोम प्रेजेंट था, इसलिए वहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। ठीक है, अब इसका काम देखेंगे तो क्या है, मैंने बता दिया, इसका काम है साइटोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य के मध्य संबंध स्थापित करना। साइटोप्लाज्म ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है आपका केंद्रक द्रव्य है। इनके मध्य जो होगा ये लिंकेज का काम करता है, आयन का आदान प्रदान करेगा, उसका नियंत्रण करेगा। ये किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ओके, यहाँ से जो भी प्रोटीन जो होगा सिंथेसिस होके आगे जाएगा कहाँ, गोल्जी बॉडी में जाएगा, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, इस प्रोटीन को मॉडिफाइड करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, उस प्रोटीन को मॉडिफाइड करके आगे पास करेगा। तो ये काम रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं वो है गोल्जी बॉडी देखेंगे। चलिए, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं एक वर्ड जो है वो समझाना चाहूँगा, वो है मिडिल लेमेला। देखिए, हमने जो सेल वॉल पढ़ा था तो वहाँ मुझे इसको बताना चाहिए था, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि मिडिल लेमेला क्या है। मिडिल लेमेला एक्चुअल में क्या है, एक सीमेंटिंग मटेरियल है। हम इसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेमेला को सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो सेल के को जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, मिडिल लेमेला। ठीक है, ये एक सेल है और एक दूसरा सेल है, तीसरा सेल है समझ लीजिए, और इनके बीच ये जो जॉइंट कर रहा है ये कौन करता है, जॉइंट मिडिल लेमेला। ठीक है, तो मिडिल लेमेला जो होता है वो क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, ये किसका बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के पैक्टेट से। ठीक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो पैक्टेट्स होते हैं उनसे क्या होता है, इस मिडिल लेमेला का निर्माण होता है, जो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, जो दो सेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, अगर पूछ लिया जाए मिडिल लेमेला जो होता है वो किससे बना होता है, तो आप रखना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर सिर्फ सिंगल पूछा जाए तो कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, और एक ऐसा काम कर रहे हैं, सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं। अगर आप मिडिल लेमेला को समझना चाहें तो आप कच्चे जो आम का फल होता है, अगर आप उसको देखें, कच्चे आम को हम लोग जब देखते हैं तो क्या होगा, वहाँ जो सेल्स होंगे बहुत टाइटली जॉइंट होते हैं। ठीक है, वही सेल जब क्या होता है, जब पक जाता है तो क्या होता है, ये जो मिडिल लेमेला होगा वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, पिलपिला हो जाएगा। ठीक, तो मिडिल लेमेला के कारण ही वो जो कच्चा आम जो होता है वो बहुत ही टाइट होता है, एक एक सेल जो होंगे चिपके हुए होंगे, टाइट पैक्ड होंगे। लेकिन जब यही चीज़ क्या होता है, आपका पक जाता है तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है हम लोग को देखना है वो है गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी एपरेटस, इसको हमको समझना है। तो देखिए, गोल्जी बॉडी जो होता है इसकी डिस्कवरी जो की थी कैमिली गोल्जी ने किया था। इसकी जो डिस्कवरी की थी कैमिली गोल्जी ने किया था। सबसे पहले उन्होंने इसको जहाँ देखा वो था नर्व सेल ऑफ ऑल। ठीक है, उल्लू के नर्व सेल में इन्होंने सबसे पहले इसको देखा, और इन्होंने उस समय उसको क्या नाम दिया था, इंटरनल रेटिकुला नाम दिया इसे इनिशियली। किसने, कैमिली गोल्जी ने। ठीक है, इन्होंने क्या नाम दिया, इंटरनल रेटिकुला एपैरेटस, ये नाम दिया। बाद में फिर क्या है, वैज्ञानिकों ने और शोध किया तो उनके नाम पर फिर बाद में इसका नाम क्या किया गया, गोल्जी बॉडी रखा गया। तो कैमिली गोल्जी इज द फाउंडर ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और जो फर्स्टली उन्होंने नाम दिया था, और इसको कहाँ पाया था, इन्होंने नर्व सेल ऑफ ऑल में देखा था, और इसे उन्होंने नाम दिया इंटरनल रेटिकुला एपैरेटस, जो बाद में जाके गोल्जी बॉडी बना।
प्लांट में इसी गोल्जी बॉडी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा, प्लांट में हम गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं और इसको हम लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। डिक्टियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, ये सारे नाम किसके हैं? गोल्जी बॉडी के हैं। अगर आप देखिए जीवाणु है, बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल है, एल्गी है, तो वहाँ क्या होगा? ये जो गोल्जी बॉडी होगा वो एब्सेंट होगा। ओके, तो गोल्जी बॉडी हमने देखा सेल ऑर्गेनेल है, ठीक। ये गोल्जी बॉडी का जो होगा ऊपर वाला फेज जो होता है उसको सीस फेज बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेज बोलते हैं। ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा है इसको हम लोग सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक। और इनकी जो आइट साइड का एरिया है उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सट्रूजन। ये जोन ऑफ एक्सट्रूजन क्या है? ये जोन ऑफ एक्सट्रूजन ये डिफाइन करता है कि इसके आसपास के साइटोप्लाज्म में कोई और सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक। तो ये जो जोन ऑफ एक्सट्रूजन है क्या काम करता है? सेल ऑर्गेनेल में अपने आसपास दूसरे सेल ऑर्गेनेल को अलग करने का काम करता है, ठीक। अगर आप इसका फंक्शन देखें गोल्जी बॉडी का, तो फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है कौन? गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, मिडिल मैन ऑफ द सेल कहते हैं इसे हम, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है? मिडिल मैन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो आप याद रखना गोल्जी बॉडी को कहते हैं। लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाता है। और फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ये सब कौन काम कर रहा है? आपका गोल्जी बॉडी कर रहा है। सेल वाल में जो मटेरियल होता है, सेल वाल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन का है, लिग्निन का है। तो यहाँ जो सेल वाल मटेरियल होता है सेलुलोज, वो कौन बना रहा है? आपका गोल्जी बॉडी। ये याद रखेंगे। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले प्रोटीन को मॉडिफाई करके सेक्रेट करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड होगा। आगे जब वो प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? ये गोल्जी बॉडी करता है। उसके बाद उसको सेक्रेट करेगा, ठीक। तो मॉडिफाई करके सेक्रेट करता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स एंड हार्मोन का स्त्रावण भी जो होता है इसी गोल्जी बॉडी से होता है। ओके, अब देखिए इसके बाद जो हमको देखना है वो है राइबोसोम, ठीक। तो गोल्जी बॉडी से आपको याद रख लेना डिस्कवरी किसने की? डिक्टियोसोम किसको बोलते हैं ये याद रखिए। और लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, मिडिल मैन ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल मटेरियल यानी कि सेलुलोज का निर्माण करता है। उसके बाद ये प्रोटीन को मॉडिफाई करके ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको याद रखना इसमें। अब हम लोग जो पढ़ना है नेक्स्ट है राइबोसोम। अगर आप राइबोसोम को देखें तो उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक। इसकी जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था इसको? पैलाडे ने। पैलाडे ने इसका डिस्कवरी की थी। और अगर आप इसका निर्माण देखें, अगर राइबोसोम का कंस्ट्रक्शन देखें और उसमें उसकी क्या बोलते हैं राइबोसोम के अंदर क्या होता है, तो आप ये देखेंगे कि ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन से बना होता है। तो ये कैसा है? राइबोन्यूक्लिक प्रोटीनियस है, ठीक है। तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन सा? आपका राइबोसोम। प्रेजेंट कहाँ होता है? सभी जीवित कोशिकाओं में आपको राइबोसोम मिल जाएगा, ठीक है। ये राइबोसोम में दो तरह का होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है। 70S जो होता है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो प्रोकैरियोटिक को शेल्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब पहले के जो जीव हैं, पहले की जो सबसे पहले कोशिका का जब निर्माण हुआ उस समय का जो था चीज़, जिसे बैक्टीरिया है, जीवाणु है, नीलहरी शैवाल है, वहाँ जो आपको क्या मिलेगा? 70S टाइप का मिलेगा। एज वेल एज अगर आप यूकैरियोटिक पढ़ रहे हैं तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? 70S टाइप का राइसोसोम होता है। तो ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा और प्रोकैरियोट्स में होगा क्या? 70S राइबोसोम, बिल्कुल याद रखना। और 80S राइबोसोम कहाँ होगा? आपका यूकैरियोट्स में, ठीक। तो 70S को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 50S प्लस 30S लिखते हैं और 80S को लिखते हैं 60S प्लस 40S, ठीक। एक एस क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, जिसके कारण से हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। फंक्शन देखें राइबोसोम का, तो इसका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, जो हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं इंजन ऑफ सेल, ठीक है। सेल की जो इंजन है वो कौन है आपका? बोलेगा तो राइबोसोम। ये याद रखेंगे यहाँ तक की बात। अब इसके बाद जो हमको देखना है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और जितने भी बच्चे सेल ऑर्गेनेल हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे।